गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी तक बच्चों हमारी 6 चैप्टर से रिलेटेड अमेंडमेंट हो चुकी हैं। अब बाकी 2 चैप्टर रहते हैं, तो एक बार हम 7 चैप्टर से रिलेटेड अमेंडमेंट पढ़ रहे हैं। पेमेंट ऑफ टैक्स सिंगल एक ही अमेंडमेंट है इससे रिलेटेड। गाइडलाइंस फॉर डिसअलोइंग डेबिट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर अंडर रूल 86 है। 86A रूल बच्चों गवर्नमेंट लेकर आई है किस चीज के रिगार्डिंग? इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल पड़ा है आपका इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। किन केसेस में आपको यूज करने से रोका जा सकता है वो बताता है रूल 86 से। वो मतलब हम केसेस पढ़ेंगे जिसमें कमिश्नर या ऑथोराइज पर्सन चाहे जो भी ऑफिसर उन्होंने इसके लिए अप्रूव कर रखा है वो डिसअलो कर सकता है आपकी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में पड़े हुए क्रेडिट को आपको यूज करने से, डेबिट करने से। तो वो कौन कौन से केसेस है डिस्कस करते हैं। CBIC वाइड हैज इशूड गाइडलाइंस फॉर disallowing debit of an amount from electronic credit ledger अंडर रूल 86 है। वो सिर्फ तभी रोक सकते हैं जब उनको पता लगता है कि आपने फ्रॉड कर रखा है ट्रांजैक्शन में, किसी ऐसे पर्सन से परचेज कर रखे है जो एग्जिस्ट ही नहीं करता। आपका जो प्लेस ऑफ बिजनेस है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, जो सप्लायर है उसका प्लेस ऑफ बिजनेस एग्जिस्ट ही नहीं करता, या भी आपने गुड्स और सर्विसेज रिसीव्ड ही नहीं की। मतलब वो कई सारे केसेस हैं जिसके कारण कमिश्नर या जो ऑफिसर उन्होंने ऑथोराइज कर रखा है वो आपको क्रेडिट लेने से क्या कर देगा, मना, जो आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में शो हो रहा है। तो ये कहता है रूल 86 से प्रोवाइड दैट इन सर्टेन स्पेसिफाइड सर्कमस्टांसेस कमिश्नर or an officer authorized by him on the basis of reasonable belief that ITC available in the electronic credit ledger has been fraudulently availed or is ineligible may not allow debit of an amount equivalent to such credit in electronic credit ledger। जो अमाउंट भी उसको लगेगा कि ये फ्रॉड से है, बिना वजह उसका आया हुआ है, तो वो उसके लिए आपको क्या कर देगा, इनएलिजिबल कर देगा। आप उस अमाउंट को क्या नहीं कर पाएंगे, यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे अपनी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी के अगेंस्ट। तो उसका नुकसान क्या है, आपको कैश लेजर से ज्यादा अमाउंट पे करना पड़ेगा। बच्चों इसका मतलब होता है रीडिंग ऑफ रूल 86 से it is evident that commissioner or an officer authorized by him not below the rank of assistant commissioner must have reason to believe that ITC available in the electronic credit ledger is either ineligible or has been fraudulently availed by a registered person before disallowing the debit of amount from electronic credit ledger of said registered person under rule 86 से। तो वो आपको इनएलिजिबल कर देगा, उसको ये प्रूव करेगा कि ये एलिजिबल नहीं थे। जैसे मान लो अभी गुड्स और सर्विस रिसीव्ड ही नहीं हुई तो आप क्रेडिट पहले ले ही नहीं सकते, या फिर आपने फ्रॉड से कर रखा है, वो जो आपके पास इनवॉइस है जिस पर्सन के नाम से है वो पर्सन ही एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये बता रहा है वो केसेस जिसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में पड़े हुए बैलेंस को यूज करने से रोका जा सकता है। ग्राउंड्स फॉर डिसअलोइंग डेबिट ऑफ एन अमाउंट फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, the reason for such belief must be based on one or more following grounds. First, the credit is availed by the registered person on the invoices or debit note issued by a supplier who is found to be non-existent or is found not to be conducting any business from the place declared in registration। कहने का मतलब क्रेडिट जो आप अवेल कर रहे हो, जिस रजिस्टर्ड पर्सन की इनवॉइस डेबिट नोट के बेसिस पर कर रहे हो, वो एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं करता। उसका रजिस्ट्रेशन हुआ है लेकिन एक्चुअल में ऐसा कोई पर्सन ही नहीं है। या फिर इज फाउंड नॉट टू कंडक्टिंग एनी बिजनेस फ्रॉम द प्लेस डिक्लेयर्ड इन द रजिस्ट्रेशन, उन्होंने जो अपना प्लेस दिखा रखा है सप्लायर ने वहां ऐसा कोई बिजनेस ही नहीं, तो उस केस में वो तो फ्रॉड हुआ है। तो आपका क्रेडिट जो उस इनवॉइस के बेसिस पर है उसको यूज करने से रोका जा सकता है रूल 86A के अकॉर्डिंग। सेकेंड वन, the credit is availed by the registered person on invoices, debit note without actually receiving any goods or services or both। आपने गुड्स और सर्विस तो अभी रिसीव नहीं की। जैसे हमने पढ़ रखा है कि जब लोट में आता है ना सामान, तो लास्ट लोट जब तक रिसीव नहीं हो जाता तब तक आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। पर अगर आपने किसी को एडवांस में पेमेंट कर रखी है और आप सोचेंगे क्रेडिट ले लेंगे, नहीं ले सकते जब तक वो गुड्स और सर्विस जिसके रिगार्डिंग आपने पेमेंट कर रखी है आपको रिसीव नहीं हो जाती। थर्ड वन, the credit is availed by the registered person on invoices, debit note, the tax in respect of which has not been paid to the government।
आपको पता है बच्चों कि जब तक सप्लायर अपना वो टैक्स पे नहीं कर देता जो उसने आपसे कलेक्ट कर रखा है, तब तक आपको क्या नहीं मिल सकता, क्रेडिट। लेकिन आपने उसको अपना दिखा रखा है, उसने GSTR 1 में दिखाया था, आपके 2B में आ गया और वो हो गया, लेकिन अभी तक उस पर्सन ने उस टैक्स को गवर्नमेंट को डिपॉजिट नहीं कराया। तो कमिश्नर या जो ऑथोराइज ऑफिसर है वो चाहे तो आपके उस क्रेडिट के यूज पे रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है 86A के अकॉर्डिंग। फोर्थ वन, द रजिस्टर्ड पर्सन क्लेमिंग द क्रेडिट इज फाउंड टू बी non-existence or is found not to be conducting any business from the place declared in the registration. And last one, the credit is availed by a registered person without having any invoice or debit note or any other valid document for it. अगर इनवॉइस ही नहीं है उसके बावजूद आप क्या क्लेम कर रहे हो, क्रेडिट, तो आपको याद हो तो पढ़ा था हमने पोजेशन ऑफ टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट। आपके पास टैक्स पेइंग क्या होना चाहिए, डॉक्यूमेंट। प्रॉपर ऑफिसर या कमिश्नर चाहे तो उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है। तो ये है बच्चों अमेंडमेंट पेमेंट ऑफ टैक्स से रिलेटेड। और लास्ट बच्चों चैप्टर रिटर्न, इससे रिलेटेड 2 अमेंडमेंट दे रखी है, बड़ी सिंपल सी है बच्चों, 1 by 1। फर्स्ट, मैक्सिमम लेट फी पेएबल अंडर सेक्शन 47 फॉर डिलेड फाइलिंग ऑफ फॉर्म GSTR 1, GSTR 3B, GSTR 4 रेस्टलाइज। पहले बच्चों ये लिमिट क्या है समझना ध्यान से। गवर्नमेंट ने ना ऐसे कर रखा है, ₹100 पर डे, जितने दिन आप लेट करेंगे। ये CGST के अकॉर्डिंग है लेट फीस, और सेम SGST UT GST के अकॉर्डिंग 100 पर डे फॉर डिले पीरियड। जितने भी आपके डिले के डे होंगे ना, जब आप लायबल दे और उसके बाद जितने दिन भी डिले करोगे, ₹100 पर डे या ₹5000, विच एवर इज लेस, दोनों में से जो भी कम है। अब इन्होंने इसमें क्या चेंज किया है, इन्होंने ना ऐसे जो 5000 रुपए की लिमिट है ना, उसको अलग अलग पर्सन के लिए अलग कर दिया है। कैसे अभी पढ़ते हैं, सेक्शन 47 ऑफ CGST एक्ट स्टिपुलेट ए स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ लेट फीस फॉर डिले इन फाइलिंग एनी ऑफ द फॉलोइंग बाय देयर रिस्पेक्टिव ड्यू डेट। चाहे आपने GSTR 1 नहीं फाइल किया, चाहे आपने GSTR 3B आपने फाइल नहीं किया, रिटर्न इंक्लूडिंग रिटर्न अंडर QRMP 39 सेक्शन के अंडर है 3B, ये है GSTR 1। और इसके अलावा फाइनल रिटर्न। एन इक्वल अमाउंट of late fees is payable by such person under the respective SGST UT GST Act as well। वो पता है जो CGST के अकॉर्डिंग लगता है उतना ही SGST UT GST के अकॉर्डिंग लगता है। The late fee can be waived off partially or fully by central government. Consequently, since the inception of GST law, late fees is being regularly waived off by the central government either partly or fully। बच्चों जब से हमारा एक्ट आया है ना GST, गवर्नमेंट ने बड़ी बार क्या किया है, लेट फीस को या तो पूरी तरह से छोड़ दिया है या बहुत कम लिया है। जैसे मान लो ₹100 पर डे है, गवर्नमेंट ने कर दिया उसको ₹25 पर डे, ₹10 पर डे, ताकि लोगों को कम से कम बर्डन। लेकिन हम लोगों को पढ़ना वही है जो नॉर्मल कंसेप्ट है। अब इन्होंने किया क्या है इस बार से, फ्रॉम द टैक्स पीरियड जून 2021 ऑनवर्ड्स फॉर क्वार्टर एंडिंग जून 2021 और फाइनेंशियल ईयर 2021 ऑनवर्ड्स, एज द केस में बी, लेट फी for delayed filing of form GSTR 1, GSTR 3B, GSTR 4 has been rationalized as follows। तो कैसे रेशनलाइज किया है ध्यान देना। For delay filing of GSTR 1, GSTR 3B, अभी 4 का नीचे आएगा, total amount of late fee payable under section 47 of CGST Act from June 2021 quarter ending June 2021 onwards by the registered person who failed to furnish GSTR 1 or form GSTR 3B by the due date shall be as follows। तो उसको इन्होंने कैटेगराइज कर दिया। पहले अगर कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन जिसका उस पीरियड में जिसमें उस पर्सन ने अपना रिटर्न फाइल नहीं किया, या तो उस पर्सन का आउटवर्ड सप्लाई नील है, उसका GSTR 3B के अकॉर्डिंग टैक्स नील है, और उस केस में वो डिले कर रहा है, तो गवर्नमेंट कहती है जो ₹100 पर डे के हिसाब से पेनल्टी है ना, उसका मैक्सिमम अमाउंट कितना हो सकता है, 250 CGST एक्ट के अकॉर्डिंग और 250 ही SGST UT GST एक्ट के अकॉर्डिंग। मतलब जो 5-5 हजार की लिमिट थी उसको घटाकर कितना कर दिया, 250। किन लोगों के लिए, जिनका उस पीरियड में जिसमें उन्होंने डिले किया है आउटवर्ड सप्लाई भी नील है और टैक्स पेएबल भी नील आ रहा है। उसके बाद वो पर्सन आ गए बच्चों रजिस्टर्ड
जो फर्स्ट के अलावा है, जिनका टैक्स बनता है, तो उस केस में देखा गया कि उसकी एग्रीगेट टर्नओवर का 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तो ये जो अमाउंट 5,000 है, उसकी जगह अमाउंट को कर दिया 1,000 रुपए सीजीएसटी, 1,000 रुपए एसजीएसटी, मतलब 100 रुपए पर डे के हिसाब से निकालेंगे, लेकिन वो अमाउंट किसी भी केस में इस अमाउंट से ज्यादा नहीं होगा। 1,000 जहां 5,000 था, और जिनकी टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज्यादा है लेकिन 5 करोड़ से ज्यादा नहीं है, ऐसे लिख रखा है 5 करोड़ और मोर, उससे तो कम एग्रीगेट टर्नओवर, वो जो पर्सन की बात कर रहे हैं, और 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा है, तो उस केस में ये जो लिमिट 5,000 की है वो 2525 हो गई। जो 5,000 की है उसकी जगह कितनी हो गई? 2,500। और जो 5 करोड़ से ऊपर टर्नओवर वाले लोग हैं, मतलब एक तरह से रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट में है वो नील वाले, सेकंड में है जिनकी टर्नओवर 1.5 करोड़ तक, और 1.5 करोड़ से 5 करोड़ तक है, लेकिन जिनकी 5 करोड़ से ऊपर है, गवर्नमेंट कहती है उनके लिए कोई रिलीफ नहीं है, उनकी लेट फीस वही है 10,000, 5,000 सीजीएसटी के अकॉर्डिंग और 5,000 एसजीएसटी के अकॉर्डिंग, मतलब 100 रुपए पर डे के हिसाब से निकाल लेंगे, लेकिन वो किसी भी केस में यहां पर 5,000, ऊपर वाले केसेस में आपको बता दिया 2,500, 1,000 या 250 से ज्यादा नहीं होंगे। इससे नेक्स्ट है बच्चों फॉर डिले फाइलिंग ऑफ जीएसटीआर 4। इसमें पहले जीएसटीआर 4 के लिए अलग से कुछ नहीं है, वही नॉर्मल प्रोविजन है, 100 रुपए पर डे या फिर 5,000 रुपए। अब इन्होंने उसके लिए क्या किया, जीएसटीआर 4 कंपोजिशन सप्लायर के लिए होती है। टोटल अमाउंट ऑफ लेट फी पेबल अंडर सेक्शन 47 ऑफ सीजीएसटी एक्ट फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 21-22 onward by the registered person composition taxpayer who failed to furnish GSTR 4 by due date shall be as follows। तो क्या है उसका क्राइटेरिया? अगर वो पर्सन का टैक्स पेबल नील है, अगर उसका टोटल टैक्स पेबल, क्योंकि जीएसटीआर 4 ना एनुअली भरी जाती है, तो उस फाइनेंशियल ईयर का उसका कोई टैक्स ही नहीं बन रहा था, तो अगर उसका टोटल टैक्स पेबल नील है तो 250 रुपए सीजीएसटी, 250 रुपए एसजीएसटी, ये मैक्सिमम लिमिट है। और अगर इसके अलावा वाले हो गए तो उनके लिए भी 1,000 रुपए सीजीएसटी एक्ट के अकॉर्डिंग, 1,000 रुपए से ज्यादा की लेट फीस नहीं लगेगी, सेम एसजीएसटी एक्ट के अकॉर्डिंग लगेगी। जो 5,000 लगती थी उसको कम करके 1,000 कर दिया, और जिनकी नील है टैक्स पेबल उनके लिए 250। सेकेंड है बच्चों मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ सबमिटिंग रिकंसिलेशन स्टेटमेंट ऑडिटेड बाय स्पेसिफाइड प्रोफेशनल डन अवे विद सेक्शन 44। बच्चों सिंपल से वे में समझाता हूं, अगर एक पर्सन बच्चों मंथली या क्वार्टरली रिटर्न फाइल कर रहा है, जैसे मान लो मैं अपनी मंथली रिटर्न फाइल कर रहा हूं, उसके बाद गवर्नमेंट कहती है आपको अपनी एनुअल रिटर्न भी फाइल करनी है, तो नो डाउट 12 महीनों में मैंने जो टर्नओवर दिखाई, जो परचेज दिखाई एनुअल में, उसी का तो क्यूमुलेट होना चाहिए। मान लो वो मिसमैच कर रही है, तो मुझे क्या भी बनानी पड़ेगी, रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, ताकि गवर्नमेंट देख सके कि इसका क्यों डिफरेंस आ रहा है। अब पहले रिकंसिलेशन स्टेटमेंट को ना गवर्नमेंट ने क्या कर रखा था, स्पेसिफाइड प्रोफेशनल मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीएमए, उनसे आपको क्या कराना पड़ता था, ऑडिट। अब गवर्नमेंट ने क्या कर दिया कि आपको ऑडिट की जरूरत नहीं है, आप सेल्फ अटेस्टेड दे दो, आप अपनी क्या दे दो, सेल्फ अटेस्टेड। देखो क्या कहता है, with effect from on 1st August 2021 section 44 of CGST Act 2017 has been substituted by the Finance Act 2021 so as to remove the mandatory requirement of furnishing a reconciliation statement duly audited by a specified professional and to provide for filing of annual return on self certification basis. It further provide for commissioner to exempt a class of taxpayer from requirement of filing द एनुअल रिटर्न। तो कमिश्नर के पास पावर है, वो किसी के लिए भी एनुअल रिटर्न फाइल करने से क्या कर सकता है, एग्जम्पशन दे सकता है। सब्स्टिट्यूटेड सेक्शन 44 रीड्स एज फॉलोज, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन, हम ऐसे ही पढ़ के आए हैं, अदर देन, एक तो एनुअल रिटर्न किसको नहीं भरनी पड़ती, आईएसडी को। दूसरा, ए पर्सन पेइंग टैक्स अंडर सेक्शन 51, जो गवर्नमेंट कंपनियां हैं जिनको टीडीएस काटना होता है। इसके अलावा इको, इसके अलावा कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और एनआरटीपी, इन पांचों को क्या नहीं फाइल करना पड़ता, एनुअल रिटर्न। अब जिसको एनुअल रिटर्न नहीं फाइल करना उसको रिकंसिलेशन किस लिए चाहिए, रिकंसिलेशन तो सिर्फ उन्हीं दोनों के लिए है कि जो मंथली या क्वार्टरली रिटर्न भरी है और जो एनुअल रिटर्न भरी है, उसमें जो डिफरेंस आ रहा है उसको शो करो उसमें। सेल्फ फर्निश्ड एन एनुअल रिटर्न विच में इंक्लूड ए सेल्फ सर्टिफाइड रिकंसिलेशन स्टेटमेंट reconciling the value of supply declared in the return furnished for the financial year with the audited annual financial statement for every financial year electronically
within such time and in such form and in such manner as may be prescribed। कुल मिलाकर उनको रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट देनी पड़ती थी। वो पहले क्या था कि स्पेसिफाइड प्रोफेशनल से ऑडिट करानी पड़ती थी, अब क्या है सेल्फ सर्टिफाइड। सेल्फ सर्टिफाइड का मतलब होता है सेल्फ अटेस्टेड, जिसमें आप कह रहे हो कि ये सही है, बस आपको किसी से उसको ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है। हाउएवर the commissioner may on the recommendation of the council by notification exempt any class of registered person from filing annual return under this section। ये हमने पढ़ी रखा है, इनको तो एग्जाम्प्ट ही कर रखा है। आईएसडी गवर्नमेंट कंपनियां जिनका रजिस्ट्रेशन सेक्शन 51 के अकॉर्डिंग टीडीएस काटने के लिए हुआ है, इको, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और एनआरडीपी, इन पांचों को क्या नहीं फाइल करना पड़ता, एनुअल रिटर्न। एनुअल रिटर्न नहीं फाइल करना तो रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की जरूरत कैसे हो गई। आगे बढ़े बच्चों। फर्दर नथिंग कंटेन सेक्शन 44 शैल अप्लाई टू एनी डिपार्टमेंट। हालांकि ये जो अभी बात की है, ये जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, उनकी बुक्स ऑफ अकाउंट अभी भी ऑडिटेड होंगी, और वो किसके थ्रू ऑडिटेड होंगी, सीएजी के थ्रू। whose books of account are subject to audit by CAG, Comptroller and Auditor General of India, or an auditor appointed for auditing the accounts of local authority under any law for the time being in force। मतलब गवर्नमेंट को ये छूट नहीं मिली। बाकियों के केस में कह रखा है कि उनको जो ऑडिटेड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट देनी पड़ी थी, उसकी जगह सेल्फ सर्टिफाइड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट देनी पड़ेगी। बस बच्चों, इसके साथ ही हमारी अमेंडमेंट कंप्लीट, और कोई भी अमेंडमेंट नहीं है। जो स्टैट्यूटरी अपडेट में दे रखा था वो सब हमारा हो गया। बाय बच्चों।